सभी व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी एडिटोरियल की क्लास में। फटाफट से शुरू करेंगे अपने आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से लेक्चर को। हर रोज़ की तरह ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी का मिक्सचर होगा ये एडिटोरियल। ध्यान के साथ, फोकस के साथ देखेंगे तो 6 घंटे की लर्निंग को आधे घंटे में समेटने की हम कोशिश यहाँ करते हैं। चलिए शुरू करें फटाफट से। रिलीजन एंड फ्रीडम बहुत सिंपल लिखा हुआ मेरे भाई, खुद पढ़ने की कोशिश करना ज़रूर पहले से, अगर मैक्सिमम बेनिफिट इस लेक्चर का लेना है तो। कह रहा है फ्रीडम, क्या होती है फ्रीडम? आपकी आज़ादी। और क्या कह रहा है? रिलीजन, कह रहा है धर्म। कह रहा है धर्म और फ्रीडम, अब इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है जो इस एडिटोरियल के अंदर एम्फोसाइज करना जा रहा है। देखते हैं टाइटल पैराग्राफ से मालूम चलेगा। कह रहा है इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स फ्रीडम्स एंड कम डाउन हैविली ऑन रिलीजियस वायलेंस। कह रहा है इंडिया को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। मस्ट लगा दिया ना तो कोई काम हो गया आपके लिए बाउंडिंग। कह रहा है इंडिया को हिफाजत करनी चाहिए इसकी आज़ादियों की, इसकी फ्रीडम्स की। और क्या करना चाहिए इंडिया को? कम डाउन हैवली करना चाहिए, उसको ज़ोर से कार्रवाई करनी चाहिए, उसको बड़े ज़ोर से लताड़ना चाहिए। किसको? रिलीजियस वायलेंस को, धार्मिक हिंसा को। कम डाउन हैवली एक फ्रेज़ है। कम डाउन हैवली जब आप करते हैं किसी चीज़ पे, आप या तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं या उसके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लेते हैं, है ना। नोट डाउन करें इसको। देखने वाली चीज़ें क्या आज के एडिटोरियल में ग्रामर बहुत लाइट है, साथ में पढ़ने में भी इजी है। पहले तो मैं आज वीडियो बनाने वाला नहीं था, फिर मैंने कहा चलो कंटिन्यूटी बनी रहे, फटाफट से इसको करेंगे। एक दो जगह हमने कुछ आज है ना एडजेक्टिव्स को देखा, तो उन एडजेक्टिव्स को देखने के बाद मुझे क्या लगा, यार इसके ऊपर एक अलग कॉन्सेप्ट किया जा सकता है। ड्यूरिंग द वीडियो आप मेरे साथ एक नया कॉन्सेप्ट आज ग्रामर का पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ज़रूर से उस कॉन्सेप्ट को मिस ना करें। चलिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट है इंडिया, इसकी वर्ब है मस्ट प्रोटेक्ट, फिर एंड लग गई कंजंक्शन, दूसरी वर्ब आ गई कम डाउन हैविली, जिसमें डाउन हैविली ये तो एडवर्ब्स हैं और कम है इसकी वर्ब, है ना। तो दो वर्ब्स ले रहा है, एक सब्जेक्ट ले सकता है, बिल्कुल एक सब्जेक्ट जितनी चाहे उतनी वर्ब्स ले सकता है अगर कंजंक्शंस बीच में आ रही हो। पूरे एडिटोरियल का सब्जेक्ट और वर्ब मार्क्ड है। जो लड़के लड़कियां नए आए हैं चैनल पे उनको मैं बता दूं, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर जर्नी टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश। आपकी इंग्लिश की जर्नी का पहला स्टेप यही होना चाहिए, हर सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब आप पहचानने की कोशिश करेंगे। मैंने पहचान करके रखा है, 15-20 मिनट मुझे लगते हैं इस काम को करने में। आपको जो मैंने पहचाना है ना, उससे अपनी समझ को मैच करना है, आपके हिसाब से भी वो आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। एक छोटी सी समरी आपको दे दूं मैं। समरी ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, है ना, बड़ा सा नाम है इसका। इसने क्या किया, ये कमीशन करती है, देखो यूएस की कमीशन है, अमेरिका के लोग इसमें बैठे हैं, अमेरिका के लोग ना बोल करके मैं बोलूँगा अमेरिकन पॉलिटिशियंस, है ना, उनकी ये कमीशन है। इनका काम ये होता है दुनिया भर में ये देखना किस रिलीजन, किस जो कंट्री के अंदर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है ना। और जैसे इनको पता लगता है ना किसी कंट्री में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, उस कंट्री को ये फटाफट से अपनी लिस्ट में डाल देते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। मैं आपको इनकी वेबसाइट दिखा देता हूँ, फटाफट से देखोगे आप। ये इनकी वेबसाइट है, टीयर 1 की लिस्ट है, जो कंट्रियों को पे इनका पर्टिकुलर कंसर्न है, बहुत ज़्यादा चिंता है इनको। बाय डिफ़ॉल्ट सबकी सब इस्लामिक कंट्री इस लिस्ट के अंदर हैं। जिस भी कंट्री ने अपना स्टेट रिलीजन इस्लाम घोषित किया हुआ है, इस कमीशन के हिसाब से वो सब के सब दूसरे रिलीजन्स के साथ जस्टिस नहीं करती हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट सबकी सब इस्लामिक कंट्री इसके लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आती हैं। अब देखो कमाल की बात, इसमें चाइना और रशिया को भी लिया हुआ है इसने अंदर, क्योंकि दोनों के कम्युनिज्म की तरफ ज़्यादा जो है झुकी हुई हैं, तो कम्युनिज्म को भी ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करता है। अब इसमें हुआ क्या नई डेवलपमेंट, इसने इंडिया को इस लिस्ट में डाल दिया। आज तक नहीं डाला गया, आज पहली बार डाला है, अपना पूरा का पूरा एडिटोरियल उसके ऊपर बनाया। कह रहा है इतनी बड़ी कमीशन ने इंडिया को इस लिस्ट में डाला है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बातें होंगी। इस एडिटोरियल में इसने पहली बात ये बोली है कि पहली चीज़ ये, कमीशन अमेरिका की है, इसको कोई राइट्स नहीं है इस तरह से किसी भी कंट्री को कैटेगराइज करने के। दूसरी चीज़ बोला, जो भी ये करती है उसके पीछे इसकी डिस्क्रिशनरी अप्रोच होती है, किसी कंट्री का कुछ आंख मूंद लेती है और किसी कंट्री की तरफ ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है। तीसरी चीज़ बोला, जिस वजह से इंडिया को डाला है उस वजह को हम नाजायज़ नहीं कह सकते, वो वजह बिल्कुल जायज़ है। अपने रूलिंग डिस्पेंसेशन एडमिनिस्ट्रेशन को, मोदी साहब को देखना होगा कंट्री में रिलीजियस वायलेंस को ख़त्म किया जाए। चौथी चीज़ कह रहा है, आप कुछ भी कह लो, कैसा भी इनको कह दो, ओवरऑल इस कंपनी, इस जो ऑर्गेनाइजेशन की जो रेटिंग होती है ना और जो लिस्ट ये बनाती है, उससे आपकी कंट्री के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमी। तो कह रहा है अब इस हालात से आपको गुजारा करना ही पड़ेगा, चाहे इसको आप गाली दो चाहे कुछ भी करो, पर ये ऑर्गेनाइजेशन की रेटिंग आपके लिए बहुत मैटर करती है। तो ये अपने एडिटोरियल की आज की समरी, कोशिश करें इसको 6 to 8 सेंटेंसेस के अंदर लिखने की। मैंने आपको समरी बता दी है और डिटेल्स में हम देखेंगे ड्यूरिंग द एडिटोरियल। कह रहा है रिलीजियस फ्रीडम इज़ of paramount importance
नॉट बिकॉज इट इज़ अबाउट रिलीजन बट बिकॉज इट इज़ अबाउट फ्रीडम। ऐसा लग रहा है सो 6th क्लास की बुक पढ़ते हैं ना अपने, वैसी वाली आज का एडिटोरियल कह रहा है धार्मिक आज़ादी, रिलीजियस जो फ्रीडम है वो कह रहा है वो है पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की, बहुत इंपॉर्टेंस की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की। कह रहा है नहीं इसलिए क्योंकि ये रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं हम, कह रहा है ये इसलिए पैरामाउंट नहीं है क्योंकि इसमें रिलीजन है, कह रहा है ये इसलिए पैरामाउंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात है आज़ादी की। समझ गए? रिलीजियस फ्रीडम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिलीजन नहीं लगा हुआ, इसमें फ्रीडम वर्ड है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द करेक्टराइजेशन by the US Commission on International Religious Freedom which is also known as USCIRF। कह रहा है जो करेक्टराइजेशन आया ना, जो करेक्टर का चित्रीकरण आया, अगर मैं हिंदी बोलूँ ना आपको, किसी के करेक्टर को चित्रण कर देना, किसी के करेक्टर को 2 शब्दों में लिख करके बता देना ऐसा करेक्टर है इसका। तो कह रहा है जो करेक्टराइजेशन करने का काम किया है इस जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ने, और किसका करेक्टराइजेशन किया? ऑफ इंडिया, हमारे देश का। अच्छा, और कैसे करेक्टराइजेशन किया है? एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, एक कंट्री की तरह है जो बड़ी चिंताजनक है, पर्टिकुलर कंसर्न की कंट्री है ना, ये की लिस्ट का नाम है इसका, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। कह रहा है ये जो काम है ना, और कहाँ पे? इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, इसकी सालाना रिपोर्ट में। कह रहा है ये जो काम है ना, ये इस क्या है? नहीं है पूरी तरह सरप्राइजिंग, इसमें पूरी तरह सरप्राइज नहीं है, इसमें कोई भी अचंभे की बात नहीं है। अच्छा क्यों? कह रहे कंसीडरिंग इट्स डिम एंड नॉन व्यूज अबाउट द सेक्टेरियन वायलेंस एंड एग्रावेटिंग गवर्नमेंट मेजर्स। कह रहे कंसीडर करते हुए इसकी उन व्यूज़ को, उन नज़रिए को जो डिम भी हैं और नॉन भी हैं, जो निराशावादी भी हैं और सबको मालूम भी हैं। और किस बारे में? कह रहे अबाउट सेक्टेरियन वायलेंस के, ऐसी हिंसा जो सेक्ट्स में होती है हमारे देश में, अलग अलग कम्युनिटीज़ में होती है, कह रहे इसके बारे में। और किसके बारे में? और एग्रावेटिंग गवर्नमेंट मेजर्स के बारे में, ऐसे सरकार के मेजर्स, कदमों के बारे में जो सिचुएशन को एग्रावेट करते हैं और ख़राब बनाते हैं। और कब? ओवर द लास्ट ईयर, पिछले साल के दौरान। सेंटेंस एक बार रिपीट करूँगा, थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, इसी में ग्रामर है अपनी आज का कॉन्सेप्ट, ज़रूर आप ध्यान से देखें। कह रहा है जो करेक्टराइजेशन है ना, इसके द्वारा इंडिया का एक कंट्री इस तरह की, कौन सी? पर्टिकुलर कंसर्न वाली। और कब? इसकी एनुअल रिपोर्ट में। कह रहा है ये जो करेक्टराइजेशन है ना, ये पूरी तरह सरप्राइजिंग नहीं है, पूरी तरह से हमारे लिए अचंभे की बात नहीं है, अगर कंसीडर करें इसकी उन व्यूज़ को जो सबको मालूम है, नॉन है ना, सबको खुले में बताते हैं, और बड़ी डिम है, एकदम डल से हैं इंडिया के लिए, बड़ी जो है निराशावादी है, पैसिमिस्टिक है। और किस बारे में? सेक्टेरियन वायलेंस के बारे में, हमारे यहाँ होने वाली हिंसा के बारे में जो कम्युनिटीज़ में होती है, और उन मेजर्स के बारे में जो सरकार उठाती है, जो एग्रावेटिंग है और बुरा बनाते हैं इस हिंसा को पिछले साल के दौरान। समझ गए ना? तो कह रहे पिछले पूरे साल इसने इंडिया को गालियाँ दी हैं, इस साल इसका लिस्ट में डालना कोई भी अचंभे की बात नहीं है, सबको पता था ये डालने ही वाला है। अब आ जाओ सेंटेंस के पीछे ही ग्रामर में ध्यान अगर दोगे तो सब्जेक्ट है करेक्टराइजेशन और इज है इसकी वर्ब, है ना। जो मैं आपसे कॉन्सेप्ट यहाँ से जो करने वाला हूँ ना, वो कॉन्सेप्ट ऐसा है, वैसे तो देखो हर किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, समझने वाले समझ भी गए हैं, पर फिर भी बहुत लोग कन्फ्यूज्ड हैं आज भी और भूल जाते हो आप, है ना। मैं थोड़ा फॉर्मूला की तरीके से बताऊंगा आपको ताकि आप भूलो नहीं। कॉन्सेप्ट ये कहता है, यहाँ पे आपने देखा सरप्राइजिंग, जो कि एक एडजेक्टिव, कैसे? करेक्टराइजेशन सब्जेक्ट इज एक लिंकिंग वर्ब, ये किससे जोड़ रही है? एक सरप्राइजिंग नाम के एडजेक्टिव से करेक्टराइजेशन नाम के सब्जेक्ट को जोड़ रही है। समझ गए ना? करेक्टराइजेशन इज सरप्राइजिंग या नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग। तो ये एडजेक्टिव है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ध्यान से देखो आप, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अपने पूरे एडिटोरियल में ऐसे 4 एडजेक्टिव आए हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा करके। अब मैं आपसे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि क्यों वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के एडजेक्टिव बनाने की जरूरत हमें पड़ी, और क्यों ना इसके जगह हम V3 लगा देते, जो कि वो भी एक एडजेक्टिव होती है ना। कॉन्सेप्ट यही है, एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा मैं, उस फॉर्मूला से आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। पहले मेरे साथ ध्यान से देखो, शुरू से देखना। ब्रेक वर्ब है, बेयर इन्फिनिटिव, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी ब्रेक, सेकेंड होती है ब्रोक, थर्ड होती है ब्रोकन, और V4 अगर बोल दूं या V के आईएनजी फॉर्म बोल दूं वो होती है ब्रेकिंग। इतना आप जानते हैं ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग। वैसे बर्न वर्ब है, बर्न, बर्नड, बर्नड और बर्निंग। ये थर्ड फॉर्म होती है ना, इसके 2 फॉर्म है, इसके बर्नड और बर्नड, दोनों तरह से यूज़ होते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे आप यूज़ कर लो। थर्ड फॉर्म को बर्नड भी बोलते हैं और बर्नड भी बोलते हैं, ठीक है ना। कन्फ्यूजन आ रही है किसी को, बता दूँ पहले। अब आ जाओ इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये जो V3 है ना, जिनको मैंने लाल किया है, देख रहे हो, यहाँ ब्रोकन और यहाँ बर्नड, ये होती है एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। और ये जो V की आईएनजी फॉर्म है ना, ब्रेकिंग और बर्निंग, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म। दोनों एडजेक्टिव है सर, तो हम कब कौन सा लगाएंगे, हमें कैसे पता? चलो अभी पता कर लेते हैं। देखो
V3 का काम है कोई काम हो चुका, वैसे भी पास्ट फॉर्म है, पास्ट का मतलब कोई काम हो चुका। आपको अगर इतना बताया है V3 का काम पास्ट का काम होता है तो आप इतना तो याद रख ही लोगे, V3 का काम है कोई काम हो चुका। वर्ब की आईएनजी फॉर्म पता ही है आपको, कंटिन्यूअस के अंदर यूज़ होती है जनरली, कंटिन्यूअस जो है वर्ब की तरह है, कोई काम हो रहा है या कोई काम करने वाला। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो आपने प्रैक्टिकली देखेंगे, ये जो मैं हिंदी में बता रहा हूँ इसको इंग्लिश के अंदर देखेंगे। चलो, द बर्न्ड हाउस इज़ बीइंग रेनोवेटेड, जला हुआ घर रेनोवेट किया जा रहा है। समझ गए? सर ये बताओ मुझे यहाँ पे बर्न की जगह बर्निंग क्यों नहीं लगा सकते, आप लगा के बताओ मुझे। चलो, बर्निंग हाउस इज़ बीइंग रेनोवेटेड, जैसे मैंने बर्निंग लगाया ये बन गया वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, कोई काम हो रहा है या करने वाला। अब बर्निंग का मतलब क्या हो गया, काम हो रहा है जलने वाला, या करने वाला मतलब जलाने वाला। तो इसका मतलब ये हो गया जलने वाला या जलाने वाला हाउस रेनोवेट किया जा रहा है। एक हाउस है जो जल रहा है, इधर से कुछ लोग आए इंटीरियर जो है डिज़ाइनर, वो ऐसे बात कर रहे हैं, यहाँ किचन बनाएंगे, यहाँ पे अपने रूम बनाएंगे, यहाँ बाथरूम्स बनाएंगे, है ना, जलता हुआ हाउस है, वहाँ करके उस पर रेनोवेट कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा? अरे नहीं हो सकता। बर्निंग हाउस को रेनोवेट कौन करेगा, हाउस को तो आप बर्न होने के बाद ही रेनोवेट करते हो। तो मैं यहाँ लिखूंगा बर्न्ड हाउस, क्योंकि बर्न जो है पास्ट पार्टिसिपल है, वो क्या काम बताता है, हो चुका। अगर आप इतना समझ गए ना अगले 5 मिनट में, तो ये ज़िंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा आपका। बर्न इसलिए लगाया क्योंकि जला हुआ हाउस की बात हो रही है। अगर जले हुआ हाउस की बात हो रही है तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म से जला हुआ नहीं बता सकते हम बताएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो थर्ड फॉर्म होती है बर्न्ड। तो मैं क्या लिखूंगा, द बर्न्ड या बर्न्ड हाउस इज बीइंग रेनोवेटेड। अगला सेंटेंस देखो, पीपल रैन आउट ऑफ द बर्निंग बिल्डिंग, लोग भाग करके बाहर निकले बर्निंग बिल्डिंग में से। लोग जलती हुई, बर्निंग का मतलब क्या है, जलती हुई या जलाने वाली, दोनों काम कर सकते हैं बर्निंग। लोग जलने वाली या जलाने वाली बिल्डिंग से भाग करके बाहर निकले। अब देखो रन आउट हो रहे हैं, किस बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे, उस बिल्डिंग से जो जल चुकी है या उस बिल्डिंग से जो जल रही है। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? कोई मुझे यूँ बोले सर बर्न बिल्डिंग से भी तो निकल सकते हैं ना, जली हुई बिल्डिंग हो, अब उसमें सांप आ गया हो तो अंदर गए होंगे, सांप देख करके बाहर आ गए। बहुत कुछ हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कॉमन सेंस की। जलती हुई बिल्डिंग से लोग बाहर निकलेंगे या जल चुकी हुई बिल्डिंग से लोग बाहर निकलेंगे, आपका पहला दिमाग ये बोलेगा बर्निंग बिल्डिंग। तो बर्न बिल्डिंग इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, आपको मतलब समझना है। चाहे आप बर्न लगा दो, अपना जो है कॉज जस्टिफाई कर दो कि सर बर्न बिल्डिंग से इसलिए निकले, वो बात कोई बात नहीं। पर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ समझने की। बात समझने की ये है कि बर्निंग का मतलब है जलती हुई और बर्न का मतलब है जली हुई। समझ गए ना? तो बर्निंग बिल्डिंग से इसलिए लोग जो है बाहर निकले। अब देखो, द स्किन बर्निंग केमिकल इज़ वेरी लिथल, स्किन को बर्न करने वाला या स्किन को जलाने वाला। बर्निंग क्या काम कर सकता है, जलने वाला या जलाने वाला। स्किन जलने वाला या स्किन जलाने वाला केमिकल बहुत लिथल है, बहुत ही मारक है। अब यहाँ पे इस बर्निंग की जगह मैं बर्न लिख दूँ, स्किन बर्न केमिकल इज़ वेरी लीथल। स्किन जला हुआ, देखो बर्न का मतलब तो क्या होता है, जला हुआ, जो काम हो चुका। वो केमिकल जिसकी स्किन जली हुई है वो बड़ा लीथल है। ऐसा हो सकता है एक केमिकल है, उसकी स्किन है जली हुई और वो काला सा केमिकल है और सबको जो है लीथल लगता है, वो ऐसा होता है? नहीं होता। स्किन को जलाने वाला केमिकल है, जलाने वाला काम करने वाला होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, होने वाला या करने वाला दोनों के लिए आईएनजी फॉर्म। तो मैं क्या लिखूंगा, बर्निंग। तो स्किन बर्निंग केमिकल इज़ वेरी लिथल। समझ गए? ये 2 बार लिख दिया मैंने। आ जाओ, अब इसी को मैं बर्न को ना ब्रेक पे लगा के दिखा रहा हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे तो, द ब्रोकन चेयर वॉज सोल्ड, टूटी हुई कुर्सी बिक गई। द ब्रोकन चेयर वॉज सोल्ड। अब ये बताओ यहाँ पे सर ब्रेकिंग लगा सकते हैं क्या? अब ब्रेकिंग का मतलब क्या है, जो टूट रही है या तोड़ने वाली है। एक ऐसी चेयर है जो तोड़ देती है, जो चीज़ उसको दिखे वो चेयर अपने आप है खड़ी होकर के और पास में जो चीज़ पड़ी है उसको तोड़ देती है। ऐसी चेयर हो सकती है कोई? नहीं हो सकती। अच्छा, टूटती हुई कोई चेयर हो सकती है? सर ये पिछले 3 दिनों से टूट रही है, एक पाया टूट गया, दूसरा पाया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब क्या कहने का, चेयर वो है जो ऑलरेडी टूट चुकी है, ना वो ब्रेकिंग हो सकती है ना किसी को तोड़ने वाली हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ लगाया ब्रोकन चेयर वॉज सोल्ड। बस यही कॉन्सेप्ट है इसको। अगले में देखो, द हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ मेड अस सैड, दिल को तोड़ने वाली न्यूज़ ने हमें सैड कर दिया। अब ये ब्रेकिंग की जगह ब्रोकन लगा दो। द हार्ट ब्रोकन न्यूज़, ऐसी न्यूज़ जिसका दिल टूटा हुआ था उसने हमें सैड कर दिया। न्यूज़ ये ऐसी आई जिसका दिल टूटा हुआ था, है ना, दिल टूटी न्यूज़ आई और हमारा भी दिल सैड कर दिया। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। न्यूज़ वही होती है जो आपका दिल ब्रेक करे, न्यूज़ का खुद का दिल तो है ही नहीं, तो ब्रोकन हो ही नहीं सकता। समझ गए? आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ एवरी वन वॉज हार्ट ब्रोकन। अब यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग नहीं लगा सकते।
न्यूज़ को सुनने के बाद हर आदमी हार्ट ब्रेकिंग था, हर आदमी दिल को तोड़ने वाला था। दिल को तोड़ने वाला नहीं था भाई, दिल सबका टूट चुका था। तो हार्ट ब्रेकिंग नहीं, हार्ट ब्रोकन। अगर आप इतना सीख गए, आप प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स को सीख गए, ये करने वाला है ना, करने वाला, इसको बहुत लोग मिस कर देते हैं। हो रहा है और हो चुका है ये तो आप जानते हो, पर लेकिन ये करने वाला भी होता है ना। ये एक बर्निंग बिल्डिंग भी हो सकती है जो खुद भी जल रही हो, और एक बर्निंग केमिकल भी हो सकता है जो किसी चीज़ को जला भी रहा हो, है ना। तो मिस ना करें इसको, एक बार रिपीट कर लें इसको, कॉन्सेप्ट को। ये आपका एक छोटा सा क्विज है, इसका 5 इसके क्वेश्चंस है। पांचों क्वेश्चंस को आपको करना है सॉल्व। हर क्वेश्चन के अंदर एक पास्ट पार्टिसिपल है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आपको अपनी समझ के हिसाब से उस सही पार्टिसिपल को लगाना है। बढ़े आगे, चलिए। क्विज के आंसर्स जरूर डालें कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मैं उन लोगों को सही कर पाऊँ जिन लोगों का कॉन्सेप्ट में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है एग्रावेटिंग। एग्रावेटिंग आपने देख लिया ना वर्ड, वर्सन करने वाला और ख़राब बनाने वाला। इसके लिए एक वर्ड है एक्सेसरबेटिंग। मतलब क्या है, कोई चीज़ खराब को और ख़राब बनाए, एग्रावेटिंग हो, एक्सेसरबेटिंग हो। कह रहा है द इंडियन गवर्नमेंट नॉट ओनली रेप्यूडिएटेड द रिपोर्ट बट ऑल्सो रिडिक्यूल्ड द USCIRF। कह रहा सरकार ने हमारी ना केवल खारिज कर दिया इस रिपोर्ट को, डिसरिगार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कह दिया कि हमारे लिए तो है ही नहीं रिपोर्ट, है ना, आपने बनाई है, आप ही जानो। तो कह रहा ना केवल रिप्यूडिएट किया इसने रिपोर्ट को, बल्कि साथ ही साथ रिडिकुल कर दिया USCIRF का, इसका मजाक बना दिया, है ना। हंस के कह रहे हैं अच्छा आपने हमारी रिपोर्ट बनाई है, हमारी रिपोर्ट आप क्यों बना रहे हो ना। इस तरह से उनको मजाक कर रहे हैं उनके साथ। सब्जेक्ट आपकी गवर्नमेंट, सरकार का वर्ब है रिप्यूडिएट और दूसरी वर्ब है रिडिकुल। कह रहे द ऑटोनॉमस एंड बाई पार्टिसन कमीशंस इन्फ्लुएंस और एनी US एग्जीक्यूटिव एक्शन इज लिमिटेड। कह रहे जो ऑटोनॉमस है ना, ऑटोनॉमस क्या होता है, जिसकी ऑटो खुद की, नॉमी रूल हो, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर निर्भर या डिपेंड ना करती हो। कह रहे ये ऑटोनॉमस बॉडी है ना जो इंडिपेंडेंट है, और कैसी है, बाई पार्टिसन, जिसके 2 पार्ट है, 2 तरफा है ये बॉडी। 2 तरफा कैसे है, अमेरिका की दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के आदमी इसके अंदर शामिल है। कह रहे ये 2 तरफा की पार्टी वाली और ऑटोनॉमस कमीशन का इन्फ्लुएंस जो है ना, इसका जो प्रभाव है US के एग्जीक्यूटिव की तरफ, US की कार्यपालिका की तरफ, कह रहा उसके एक्शन की तरफ बहुत लिमिटेड है। ज़्यादा कुछ काम US की कार्यपालिका से ये बॉडी करवा नहीं सकती। और कैसे है, बड़ा ओकेजनल है, हर रोज़ भी नहीं करवा सकती, बड़ी कम ही उनका जो है ना इन्फ्लुएंस उनके ऊपर चलता है। लेकिन कह रहा बट इट्स प्रिजम्पशन ऑफ ग्लोबल अथॉरिटी अपीयर्स अमेजिंगली एक्सपेंसिव। लेकिन इसका प्रिजम्पशन है ना, जो इसने पहले से ही मान रखा है, प्री एज्यूम कर रखा है, जो इसका पहले से बना हुआ विश्वास है, इसकी एरोगेंस है, इसका घमंड है, इसकी ऑडेसिटी है ना। कह रहे ये जो चीज़ है ना इस कमीशन की, और किस चीज़ की है, ग्लोबल अथॉरिटी, पूरी दुनिया के ऊपर अपनी अथॉरिटी का, है ना, जो इसने प्रिजम्पशन ले रखा है। कह रहे वो प्रिजम्पशन दिखता है अमेजिंगली, बहुत ही एक्सपेंसिव, इतना वाइड रेंजिंग दिखता है, इतना एक्सटेंसिव दिखता है, इतना ब्रॉड दिखता है, बहुत ही फैला और बड़ा हमें दिखाई देता है। सेंटेंस समझे आप, इस सेंटेंस के अंदर इसने एक कटाक्ष रखा है इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इसको ना आयरॉनिकली इसने क्रिटिसाइज किया है। कैसे, कह रहा है इसका कोई इन्फ्लुएंस US के एग्जीक्यूटिव के ऊपर नहीं है, बड़ा लिमिटेड सा और ओकेजनल सा है। लेकिन ये अपने आप को इतना बड़ा समझती है कि अम्यूजिंगली आपको लगता है कि इतना बड़ा अपने आप को क्यों समझते हैं। इसने इतना बड़ा प्रिज्यूम कर रखा है अपनी ग्लोबल अथॉरिटी को, जो देख करके लगता है हमें एक्सपांसिव, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा वाइड रेंजिंग, ठीक है ना। एक्सपांसिव एक बीमारी भी होती है, अगर आप उससे रिलेट करना चाहें। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा वहम होता है कि हम सबसे अच्छे हैं, सबसे बढ़िया हैं, हम जो है सबसे बेहतरीन क्वालिटी के लोग हैं ना। एक साइकेट्री के अंदर ये बीमारी होती है एक्सपांसिवनेस, तो वहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये रियल ना डिजीज़ होती है एक। आगे बढ़ें, कह रहा वेदर और नॉट द US गवर्नमेंट एक्ट्स ऑन इट्स रिकमेंडेशन टू इम्पोज टारगेटेड सैंक्शन ऑन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑफिशियल्स डिपेंड्स ऑन अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। कह रहा हाँ कि ना, सरकार जो US की एक्ट करती है इसकी सिफारिशों पे। अच्छा किसकी सिफारिशों पे सर, इस ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिशों पे। इट्स किसके लगा है, ऊपर वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कह रहा है हाँ या ना, इसकी सिफारिशों पे सरकार एक्ट करती है अमेरिका की, नहीं। कह रहा है क्या एक्ट करना, कि इम्पोज कर दे, लगा दे ऐसे सैंक्शन जो स्पेशली टारगेटेड हो, पूरे निशाने के साथ लगे हों, और किस पे, हमारी सरकार की एजेंसियों पे और हमारे बड़े अधिकारियों पे। कह रहे हाँ कि ना, ये होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करती है बात पूरी की पूरी किस पे, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे। अमेरिका कैसी स्ट्रेटेजी बनाता है और कैसा इंटरेस्ट रखता है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी चीज़ जो है करती है डिपेंड। ध्यान से आप देखें,
ये पूरी की पूरी चीज़ सब्जेक्ट है। कह रहा है ये बात डिपेंड करती है इस चीज़ पे। अब ये बात हो गई एक वर्ड से ज़्यादा की, इसलिए इस बात को मैं बोलूँगा नाउन क्लॉज। समझ गए? क्लॉज किस लिए? क्योंकि इस क्लॉज के अंदर भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यूएस गवर्नमेंट। वर्ब क्या है उसकी? एक्ट। तो एक सब्जेक्ट वर्ब रखने वाला एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं नाउन क्लॉज। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट या वर्ब में से एक भी चीज़ मिसिंग होती तो हम इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। आगे बढ़ते हैं। फ्रेज और क्लॉज आप मेरे साथ देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम क्लॉज या फ्रेज करने वाले हैं ग्रामर में। कह रहे द यूएस हैज़ यूज्ड आर्गुमेंट्स ऑफ फ्रीडम, डेमोक्रेसी, टॉलरेंस एंड ट्रांसपेरेंसी एज टूल्स इन स्ट्रेटेजिक परस्यूट्स। कह रहे जो अमेरिका है उसने यूज़ किया है आर्गुमेंट्स को, बातों को, किस चीज़ की? आज़ादी की, गणतंत्र की, सहिष्णुता की, टॉलरेंस की और ट्रांसपेरेंसी की, आर पर देखने की चीज़ों की। कह रहे ये जो चारों क्वालिटियाँ हैं ना, इनको करता है अमेरिका आर्ग्यूट, इनको यूज़ कर चुका है आर्ग्यूमेंट्स में। और किस तरह से यूज़ कर चुका है? टूल्स की तरह, उन जो है उपायों की तरह, युक्तियों की तरह, मेजर्स की तरह, इन इट्स स्ट्रेटेजिक परस्यूट, इसके स्ट्रेटेजिक परस्यूट्स में, एम्बिशंस में, महत्वाकांक्षाओं में। कह रहे बट लेकिन देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ एनी यूनिफॉर्म और प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सच मॉरल एट्रीब्यूट्स। लेकिन वहाँ कोई भी प्रूफ नहीं है किसी भी यूनिफॉर्म, एक जैसे और प्रिडिक्टेबल पैटर्न का, ऐसा पैटर्न जिसको आप पहले से प्रिडिक्ट कर पाएँ। किस चीज़ का पैटर्न? लगाने का ऐसे मॉरल एट्रीब्यूट्स को, लगाने का ऐसे नैतिक गुणों को। सेंटेंस को समझना मुश्किल है, थोड़ा सा ना एब्स्ट्रैक्ट सेंटेंस है। एब्स्ट्रैक्ट कैसे है? बड़ी बड़ी बातें हैं और वास्तव में इसके अंदर कुछ है नहीं। देखने में आपको ऐसा लग सकता है, मैं एक बार समझा देता हूँ, बिल्कुल रियल सेंटेंस है। कह रहा है यूएस जो है यूज़ कर चुका है इन बातों को। किन बातों को? ये चारों बातें जो है ना यूएस बार बार रटता है। फ्रीडम होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो ये चारों नहीं होंगी उनको हम जो है अपनी लिस्ट में रख देंगे। पाकिस्तान को भी डाल रखा है इन्होंने, बांग्लादेश को भी डाल रखा है और ईरान को भी डाल रखा है। समझ गए ना? कह रहा है यूएस बार बार इन बातों की बात करता है। और क्यों बात करता है? इसके स्ट्रेटेजिक परस्यूट के अंदर। ये यूएस को आप समझ सकते हैं यहाँ पे, इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसको यूएस रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने स्ट्रेटेजिक परस्यूट के अंदर जिन एम्बिशंस को ये ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, ये दुनिया भर में हमें रिलीजियस फ्रीडम चाहिए। कह रहा लेकिन कोई प्रूफ नहीं है वहाँ पे कि एक यूनिफॉर्मली और प्रिडिक्टेबल पैटर्न के अंदर ये इन्फोर्स करवाएगी इन मॉरल एट्रीब्यूट्स को। किसी कंट्री के छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देती है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, किसी की बड़ी बात को छोटा बना देती है, और कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है आज चाइना में कुछ हो गया तो कल इस लिस्ट से वो बाहर निकल जाएगा, और परसों वही काम अगर रशिया में हुआ तो आप सोचोगे चाइना नहीं निकला तो रशिया भी नहीं निकलेगा। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये अपने हिसाब से काम करती है, आप कुछ नहीं बता सकते इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, है ना। तो ये कहने का मतलब है सेंटेंस का, कह रहा है अपनी मन मर्जी की है ऑर्गेनाइजेशन। चीज़ों के पीछे जाओगे, सेंटेंस का हिडन मीनिंग समझोगे, तभी आपके पढ़ने का फ़ायदा है। ट्रांसलेशन कुछ भी हेल्प नहीं करेगा आपको। कह रहा है द प्रोसेस कैन बी सिलेक्टिव एंड ऑफन आर्बिट्ररी इन स्पॉटलाइटिंग कंट्री। कह रहा जो प्रोसेस है वो हो सकती है सिलेक्टिव, किसी को सिलेक्ट कर लिया, किसी को छोड़ दिया, है ना, और अक्सर हो सकती है आर्बिट्ररी, मनमानी वाली, स्पॉटलाइट करने में, हाईलाइट करने में, अंडरलाइन करने में कंट्रीज़ को। बस वही बात है। कह रहे जो प्रोसेस से फॉलो करते हैं अपने मनमाने ढंग से फॉलो करके किसी भी कंट्री को स्पॉटलाइट में ले आते हैं। आर्बिट्ररी वर्ड को पिछले वीक की वोकैबुलरी वीडियो में आपने मेरे साथ देखा था। आर्बिट्ररी इज़ अ नेगेटिव वर्ड, इसका पॉजिटिव होता है आर्बिट्रेशन, दो लोगों के बीच के झगड़े को सुलझाना। आर्बिट्ररी का मतलब है मनमाना, डिस्क्रिशनरी, अथॉरिटेटिव, डिक्टेटोरियल एंड टायरेनिकल, चारों इसके सिनोनिम्स है। करवा चुका हूँ मैं आपको, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। चलो, कह रहा मिररिंग दिस पैटर्न इंडिया सेलेक्टिवली अप्रोचेज ग्लोबल ओपिनियंस ऑन इटसेल्फ, embracing and celebrating laudatory ones and rejecting inconvenient ones। कह रहा मिरर करते हुए इस पैटर्न को, मिरर का मतलब होता है कांच, शीशा होता है ना जो दर्पण, उसको बोलते हैं मिरर। अब मिरर करने का मतलब क्या है? वर्ब क्या आ गई मिरर? मिरर करने का मतलब है जैसा तुम करो वैसा मैं करूं, तुम्हारी जो है भेड़ चाल में आ जाऊं मैं। कह रहा इसी भेड़ चाल में, इसी पैटर्न की मिरर करते हुए इसी पैटर्न को इंडिया भी क्या करता है? सिलेक्टिवली अप्रोच करता है ग्लोबल ओपिनियंस को। किसी ओपिनियन को तो अप्रोच करेगा और किसी की तरफ जो है सीधे सीधे कह देगा कि हमें पसंद नहीं आई आपकी। और कैसे करता है? ऑन इटसेल्फ, अपने ऊपर। और कैसे करता है? इम्ब्रेसिंग एंड सेलिब्रेटिंग लॉडेटरी वंस, इम्ब्रेस करते हुए, गले लगाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए उनको जो कि लॉडेटरी हैं, जो कि फुल ऑफ प्रेज हैं, फुल ऑफ प्रशंसा है। कह रहा एंड रिजेक्टिंग इनकन्वीनियंट वंस, और रिजेक्ट करते हुए उनको जो इसको अच्छी नहीं लगती। कह रहा जैसा अमेरिका करता है वैसा इंडिया करता है, उसी पैटर्न को इंडिया भी मिरर करता है। अच्छा लगता तो मान लेता है, अच्छा नहीं लगता तो बोलता है तुम तो पागल हो। ठीक है ना। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है?
आपने ये बहुत सारे आई एन जी देखे हैं, सबके सब एडजेक्टिव हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, साइमल्टेनियस एक्शन को बता रहे हैं। इंडिया सिलेक्टिवली अप्रोच करता है, अप्रोच मेन वर्ब है यहाँ पे। अब बाकी सब के सब जो है ना साइमल्टेनियस जो है एक्शन है। मिरर करते हुए, दिखाते हुए, इम्ब्रेस करते हुए, गले लगाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए और रिजेक्ट करते हुए, समझ गए ना। ये सब काम साइमल्टेनियसली करते करते इंडिया करता है काम अप्रोच करने का इन चीज़ों को। बढ़े आगे, कह रहा है द फ्रेंटिक and relatively successful efforts to raise its ease of doing business ranking by the World Bank is a case in point। कह रहा है इसके फ्रंटिंग और रिलेटिवली सक्सेसफुल एफर्ट्स में, फ्रंटिंग क्या होते हैं, ऐसी चीज़ जो बहुत अनकंट्रोल्ड हो, एक्साइटमेंट के अंदर आपको अपना होश ना रहे। कह रहा है ये जो बेहोशी वाले, बेहोशी नहीं बोलूँगा मैं इसको, ओवरली एक्साइटेड जो एफर्ट्स थे ना इसके, और जो सक्सेसफुल भी रहे रिलेटिवली, तो तुलनात्मक रूप पे थोड़े कामयाब भी रहे। और किस चीज़ के एफर्ट्स से, रेज करने के, उठाने के इसकी इस रैंकिंग को। और ये रैंकिंग कहाँ से आती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, समझ गया। कह रहे ये जो एफर्ट्स है ना, ये है इज़ अ केस इन पॉइंट। जो हमने पॉइंट बताया ऊपर, जो हमने ऊपर वाली बात बताई, वो एक केस है उसी पॉइंट के ऊपर, समझ गए ना। ये क्या कहना चाह रहा है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे थोड़ी सी कामयाबी आई फ्रेंटिक एफर्ट्स के बाद, वो कामयाबी अगर उसका जो आप अगर इंडिया का रिस्पांस देखो तो वो केस इन एक पॉइंट होता है। उस कामयाबी को इंडिया में बहुत सेलिब्रेट किया गया था। कह रहा मैनी of the reports have a circulatory life. The USCRF report quotes UN special rapporteurs to buttress its point। कह रहा बहुत सारी रिपोर्ट्स है ना, उनकी एक सर्कुलेटरी लाइफ है। इस सेंटेंस को आप में से 90 लोग नहीं समझ पाओगे, अपने आप थोड़ा ध्यान देना। सर्कुलेटरी लाइफ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, चलो क्या होती है। कह रहा बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनकी एक लाइफ है सर्कुलेटरी टाइप की। कह रहा USCR की जो रिपोर्ट है ना, वो कोट करती है, वो हवाला देती है किनको, हम यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के खास रेप्यूटर्स को। अब ये रेप्यूटर्स कौन होते हैं, जिनके पास कोई रिपोर्ट बनाने का चार्ज होता है। तो यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के खास रिपोर्ट बनाने वालों का हवाला देती है। और क्या करने के लिए, बटरेस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इसके पॉइंट को। किसके पॉइंट को, ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके पॉइंट को, ये अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए। और किस पे, ऑन द डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम ऑफ द एनआरसी इन असम। जो डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम आया है, जो भेदभाव वाला नतीजा निकल कर के आया है एनआरसी का असम के अंदर। समझ गए सेंटेंस को, एक बार फिर समझ लो। ज़्यादातर इसकी रिपोर्ट की ऐसी लाइफ है, ये यूएसआर रिपोर्ट जो है कोट करती है इन लोगों को अपने खुद के पॉइंट को बटरेस करने के लिए, जो पॉइंट है कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन वाला आउटकम आया है एनआरसी का असम के अंदर। अब आ जाओ सर्कुलेटरी लाइफ क्या होती है। देखो ऐसी लाइफ जो सर्कुलेशन से चलती है, आपकी और मेरी सबकी जो है वेन्स के अंदर ब्लड चल रहा है, इसीलिए जो है हम चल रहे हैं आगे। सर्कुलेटरी लाइफ है इस रिपोर्ट, इसका मतलब ये है जैसे हमारी बॉडी को सर्कुलेशन की ज़रूरत है ब्लड की, वैसे इस रिपोर्ट को भी, इस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स को भी इसी तरह से ब्लड की ज़रूरत है। अब वो ब्लड कैसा है, ये पहले यूएन से पूछेगी, पहले अपना पॉइंट रखेगी, फिर यूएन के रिपोर्टर का पॉइंट रखेगी, फिर अपना पॉइंट रखेगी। देखो उन्होंने भी यही बोला, हम भी ये बोल रहे हैं, समझो। सर्कुलेटरी लाइफ है, आपस में मिले जुले हैं। जैसे हमारा ब्लड है वेन्स में जाता है, मिली हुई वेन्स में, वैसे इन्फॉर्मेशन इनके अंदर जो है फॉलो करती है, समझ गए ना। ऐसी इनकी लाइफ है। अगर यूएन का स्पेशल रिपोर्टर नहीं होता तो ये रिपोर्ट अपने आप को बटरेस ना कर पाती और इसकी लाइफ ना होती, ये जिंदा ना रह पाती, समझ गए ना। इस तरीके से इसने फिगरेटिवली यूज़ किया है अपने ह्यूमन एनाटॉमी को। आगे बढ़ते हैं। बटरेस नया वर्ड आया हो शायद आपके लिए, सपोर्ट करना, बॉस्टन करना, स्ट्रेंथन करना, किसी को सपोर्ट करना, बेसिकली बटरेस करना होता है। कह रहा है सच रिपोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमेज ऑफ ए कंट्री। ऐसी रिपोर्ट्स कंट्रीब्यूट करती हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ एक इमेज के, एक देश की। कह रहा है एंड द इंडियन गवर्नमेंट इज कॉग्निसेंट ऑफ दिस पैटर्न। और हमारी सरकार भी बड़े अच्छे से अवेयर है इस पैटर्न के बारे में। तो कह रहे हैं ऐसी रिपोर्ट हर कंट्री का कैरेक्टराइजेशन कर देती है और इंडियन गवर्नमेंट बड़े अच्छे से इस बात को जानती है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है, रिपोर्ट्स आया है, प्लूरल है, इसलिए कंट्रीब्यूट लगा रहा हूँ। सिंगुलर होता तो कंट्रीब्यूट्स लगाता, ज़्यादा आज ग्रामर तो आई नहीं है ना। कंट्रीब्यूट के बाद हमेशा टू आता है, टू फिक्स प्रीपोजिशन है, कंट्रीब्यूट के बाद टू लगाते हैं आप जनरली दूसरी प्रीपोजिशन लगाते हुए नहीं देखेंगे। और कॉग्निसेंट के बाद जैसे ऑफ आता है, वैसे कॉग्निसेंट के सब सिनोनिम के बाद भी ऑफ आता है। कॉग्निसेंट ऑफ, इन्फॉर्म्ड ऑफ, अवेयर ऑफ, है ना। फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा सिनोनिम्स के साथ पकड़ के रखेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। कह रहा है इन मार्च में द इंडियन गवर्नमेंट टोल्ड नीति आयोग टू ट्रैक 32 ग्लोबल इंडिसेस एंड इंगेज विद द बॉडीज दैट मेजर दैम टू एडवांस रिफॉर्म एंड ग्रोथ। मार्च में हमारी सरकार ने नीति आयोग को बताया, क्या बताया कि ट्रैक करे वो
वो पकड़ करके ट्रैक करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ढूंढना या किसी के पीछे पीछे जो है जाना। कह रहा है वो ट्रैक करे 32 दुनिया भर के इंडिसेस को। ये जो डाउ जोन्स है, S&P है, सेंसेक्स है, जापान का निक्केई है ना, जो गवर्नमेंट के जो सरकारों के इंडस्ट्रीज हैं दुनिया भर के बड़े इंडस्ट्रीज। कह रहे इसने ऐसा बोला इसको। और क्या करे, इंगेज करे बॉडीज़ के साथ, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत करे जो कि मेजर करती है इनको, किनको, 32 ग्लोबल इंडस्ट्रीज को। अच्छा क्यों करे ऐसा, एडवांस करने के लिए रिफॉर्म को और ग्रोथ को, अपने देश में सुधार आएँ और अपने ग्रोथ लेकर के आप आएँ 32 ग्लोबल इंडस्ट्रीज से शिक्षा और पाठ को सीख करके, जो इनसे लेसन लेकर के। समझ गए सेंटेंस को, सेंटेंस के पीछे ही ग्रामर में आते हैं। टोल्ड नाम की वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है, वर्ब्स में आपको बताऊंगा। वर्ब क्या कहती है ट्रांजिटिव, मेरे को एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर ये नीति आयोग ना होता तो यहाँ पे आप टोल्ड नहीं लगा सकते थे, यहाँ पे लगाना पड़ता सेड। इन मार्च द इंडियन गवर्नमेंट सेड, अब यहाँ पे आगे कुछ है नहीं तो सेड ही लगाना पड़ता। टोल्ड अगर लगाए ना तो बताना पड़ेगा किसको आपने क्या बताया, नीति आयोग होना चाहिए टोल्ड के बाद। दूसरी चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा डायरेक्ट इंडायरेक्ट के अंदर, है ना, नरेशन के अंदर। नरेशन की वीडियो संडे को खुलेगी सुबह 11 बजे 12 बजे मैं खोलूँगा। 1 घंटे के अंदर सुपर लेक्चर है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक आप मेरे साथ सीखेंगे। अगर उससे पहले आपने टेंसेज नहीं सीखे हैं तो टेंसेज देख लें, 2 दिन आपके पास। परसों जो है इस वीडियो को हम देखेंगे, 1 घंटे के अंदर जरूर मेरे साथ आप नरेशन को सीखें। दूसरी चीज़, ये ट्रैक एंड इंगेज जो है ना, इन दोनों से पहले टू है। नीति आयोग टू ट्रैक एंड टू इंगेज। अगर यहाँ इंगेजिंग लिखा होता है तो सेंटेंस गलत हो जाता है ना, क्योंकि ये टू यहाँ पे है अंडरस्टूड, है ना। अगर इंगेजिंग लिखना था तो उससे पहले मुझे फॉर इंगेजिंग लिखना पड़ता है, फॉर प्रपोजिशन लगानी पड़ती। कॉमन एरर का क्वेश्चन है, आगे आ जाओ। एंश्योर, मेजर करना देम, किनको, ग्लोबल इंडस्ट्रीज को। सर इंडस्ट्रीज तो इंसान नहीं है, फिर देम कैसे लगा दिया। देम और दे एक्सक्लूसिवली ह्यूमंस के लिए नहीं लगता है, इन निर्जीव वस्तुओं के लिए भी लगता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। आगे बढ़ें। आगे कह रहा है, इंडिया एडवर्टाइजेज इटसेल्फ as a multi-religious democracy and as an adherent to global norms of rule of law। कह रहा है इंडिया एडवर्टाइज करता है, इंडिया करता है मशहूरी। अच्छा किसकी मशहूरी करता है, इटसेल्फ, अपने आप की। कह रहा है इंडिया अपने आप को एडवर्टाइज करता है एक ऐसी डेमोक्रेसी की तरह जो मल्टी रिलीजियस है, जो कि सेक्युलर है, सब रिलीजियस को फॉलो करती है। और कैसे करता है, जो एक एडरेंट है ग्लोबल नॉर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ की। जो रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है ना, उसके जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो भी करता है। हमारे यहाँ पे कानून भी है और उस कानून को हम स्ट्रिक्टली से फॉलो भी करते हैं। इस तरीके से इंडिया अपने आप को करता है एडवर्टाइज। अडेयर के बाद हमेशा टू आता है। अडेयर एक ऐसा, ये फिक्स प्रपोजिशन है ना। इसका मतलब ये होता है किस चीज़ को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। आई अडेयर टू द ग्लोबल नॉर्म्स, मतलब मैं ग्लोबल नॉर्म्स के साथ चिपका हुआ हूँ, उनको मैं करता हूँ स्ट्रिक्टली फॉलो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इटसेल्फ, आप ही करने वाले मशहूरी हो और कर भी अपनी रहे हो, सब्जेक्ट भी आप हो ऑब्जेक्ट भी आओ, तभी आपको इसको जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। कह इट ऑल्सो एस्पायर्स टू बी ऑन द टेबल ऑफ ग्लोबल रूल मेकिंग। यही जो कंट्री है ना, इट जो इंडिया है, यही साथ ही साथ एस्पायर करता है, बड़ी इसकी इच्छाएं हैं होने की उस टेबल पे जो है ग्लोबल रूल मेकिंग की। दुनिया भर के जो रूल बनाए जाते हैं जिस टेबल के ऊपर, वहाँ पे टेबल पे इंडिया भी बैठना चाहता है। एस्पायरेशन है, इसकी महत्वाकांक्षाएं हैं। कह रहा फॉर अ कंट्री विद सच स्टेडी एम्बिशंस, its record on religious freedom as reflected through events of the last year is deeply disconcerting। कह रहा है एक ऐसी कंट्री के लिए ऐसे स्टेटेड एम्बिशंस के साथ, ऐसे साफ साफ जाहिर एम्बिशंस महत्वाकांक्षाओं के साथ जो इसने बता भी रखी हैं सबको, कह रहा है इसका जो रिकॉर्ड है ना, और किस पे, धार्मिक स्वतंत्रता पे, रिलीजियस फ्रीडम पे। और कह रहा है जो कि रिफ्लेक्टेड थ्रू होता है, हमें दिखाई देता है घटनाओं से, हैपनिंग से, इवेंट से लास्ट 1 साल की। कह रहा है ये जो रिकॉर्ड है ना, ये बड़ा ही डीपली डिस्कंसर्टिंग है, बहुत ही गहरे से हमें डिस्टर्ब करने वाला है। क्या है, डिस्कंसर्टिंग। सेंटेंस समझ गए ना आप। इस तरह से कह रहा है कि जो आपके एम्बिशंस है उसको देख करके हमारा दिल टूट गया है, इस एम्बिशंस को बताने के बाद जिस तरह से काम अपने देश में हो रहा है। डिस्कंसर्टिंग एक यहाँ पे एडजेक्टिव है, अभी मैंने ऊपर बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पे डिस्कंसर्टेड आप नहीं लिख सकते थे। रिकॉर्ड जो है वो डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है डिस्कंसर्टेड, पर रिकॉर्ड का खुद का दिल टूटा हुआ नहीं हो सकता है ना। रिकॉर्ड खुद डिस्टर्ब नहीं हो सकता, रिकॉर्ड डिस्टर्बिंग हो सकता है, रिकॉर्ड डिस्टर्ब नहीं हो सकता। डिस्टर्बिंग को हम डिस्कंसर्टिंग लिखते हैं। समझ गए ना, जो ऊपर बताया था मैंने उसी को हम आगे देख रहे हैं। कह रहे द कैटलॉग ऑफ रिलीजियस वायलेंस, इंसाइटमेंट and wrecking of the rule of the law in several parts of the country remains an unsettling fact। कह रहे जो लिस्ट है ना, कैटलॉग है, और किसकी, धार्मिक हिंसा की। अच्छा और किसकी, इंसाइटमेंट की, भड़काने की। अच्छा और किसकी, रैक करने की, डिस्ट्रॉय करने की, कानून के राज को
इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। कह रहा है ये जो लिस्ट है ना, ये बनी हुई है अभी भी एक ऐसा फैक्ट जो अनसेटल करने वाला है, हमारे को परेशान कर देने वाला है। समझ गए? सेंटेंस में देखने वाली चीज़ कैटलॉग सब्जेक्ट है यहाँ पे। किसी को अगर ये वॉयलेंस एंड और एंड दिख जाए और यहाँ रिमेन लगाया है तो उसकी समझ की कमी है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है कैटलॉग, ये तो सबके सब इस ऑफ प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं, ऑफ वायलेंस, ऑफ सेटलमेंट एंड ऑफ रैकिंग। समझ गए ना? कैटलॉग सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे रिमेन्स आएगा। दूसरी चीज़, अनसेटलिंग भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब आप बताओ, लिस्ट ऐसी हो सकती है जो आपको अनसेटल कर दे, ये तो ठीक है अनसेटलिंग। क्या कोई ऐसी लिस्ट हो सकती है जो खुद अनसेटल्ड हो, जो खुद परेशान हो? जब कैटलॉग परेशान नहीं हो सकती तो अनसेटल्ड हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। द पार्टीशन नेचर ऑफ द रूलिंग डिस्पेंशन इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू विश अवे। कह रहा है जो एक तरफा नेचर है, पार्टीशन है, भेदभाव वाला जो नेचर है हमारी रूलिंग का, डिस्पेंसेशन का। डिस्पेंसेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सत्तावादी पार्टी का। कह रहा है वो भी बड़ा मुश्किल है विश अवे करना। अब विश अवे करना क्या होता है? आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम हो, आप भगवान से बोलो यार ले जा इन सारी प्रॉब्लम्स को, है ना? वो कहते हैं ना अपने उठा ले, इनको उठा ले, मुझे नहीं उठा। तो वो कहते हैं जो उठा ले वाला जो आप बोलते हो ना डायलॉग, वो होता है विश अवे करना। किसी चीज़ को विश करना भगवान को कि यार फटाफट है ना इनको ले जाओ आप, कल मैं उठूँ तो ये चीज़ें मुझे ना दिखें। तो कह रहा है यही जो नेचर है ना, इसको आप विश अवे नहीं कर सकते हो, इसको ऐसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डिस्पेंसेशन वर्ड को नोट करें, बहुत बार आ रहा है वर्ड आजकल। एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत को करते हैं डिस्पेंसेशन। कह रहा है रेपुटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल स्टैंडिंग। कह रहा है इज्जत जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है एक देश के आर्थिक विकास की और उसके ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए। कह रहा है लेकिन बट बियॉन्ड दैट इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव, रूल ऑफ लॉ एंड कम्युनल हार्मनी आर एसेंशियल फॉर एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। कह रहा है लेकिन बियॉन्ड दैट, उसके पार। अच्छा किसके पार? रेपुटेशन के पार। कह रहा है उससे भी आगे जो इंस्ट्रूमेंटल, और किससे आगे? इस इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव से आगे, इस काम में आने वाले नज़रिए से आगे। अच्छा कौन सा नज़रिया? अब थोड़ा ध्यान से देखो इस सेंटेंस को। रेपुटेशन इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। कह रहा है लेकिन इस काम में आने वाले नज़रिए से भी आगे, इस नज़रिए को अगर आप छोड़ भी दो ना, कह रहे जो कानून का जो राज है और लोगों के बीच में जो प्यार है ना, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी के फंक्शन करने के लिए, है ना? फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए ये काम भी बहुत ज़रूरी है। तो कह रहा रेपुटेशन को गोली मारो, इस ऑर्गेनाइजेशन को गोली मारो, हमें तो अपने अंदर का प्यार और रूल ऑफ लॉ को ब्रेक नहीं करना है ताकि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इसी तरह से बने रहें। फंक्शनिंग भी यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फंक्शन नहीं लिख सकते। ऐसी डेमोक्रेसी जो फंक्शन कर रही है या ऐसी डेमोक्रेसी जो फंक्शन कर चुकी नहीं हो सकता ना, इसलिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाऊंगा। आई होप आज का ट्यूटोरियल इजी था। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स के, आप उनको याद रखेंगे, नोट्स बनाएंगे। सारी वीडियोस मैं एक एक करके डाल रहा हूँ चैनल के ऊपर, प्रोबेबली कल सुबह से शुरू हो जाएंगी, जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर, है ना? सबकी वीडियोस को मैं डाल दूंगा, साथ में उनके क्या क्विज़ के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके मैं डाल दूंगा ताकि थोड़ा एडिशनल कंटेंट आपको मिले। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। अपने डाउट्स, क्वेरीज और समरीज और जो आज का क्विज़ मैंने पूछा उसके आंसर्स अपडेट करें। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए। साइनिंग आउट।